इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और इस प्रकृति के कारण साथियों जो बदलाव है वो तो हमें उसको सहन तो ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन साथियों जो प्रकृति है उसके साथ हमें ज़रूर चलना चाहिए। और प्रकृति तो भाई नुका भाई पेड़ पौधे भी लगाओ और बढ़िया तरीका ध्यान भी रखो। और भाई जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं भाई उस पर भी ज़रूर हमने रोक लगानी चाहिए, क्योंकि साथियों देखो आजकल वो स्वाद ज़रूर रहा नहीं ना। तो पहले भाई अगर जो गांव गुआंढ में गली में जब कुछ बना करता है पड़ोसिया का तो वो दूर तक सुगंध जरूर आया करती, लेकिन आज यदि हम देखें तो आजकल बिल्कुल दीवार से दीवार भी मिल रहा हो तो उसमें भी पता नहीं चलता भाई क्या बना है। और कारण यही है कि क्योंकि साथियों वो जो उर्वरा शक्ति है भूमि की वो कति ख़त्म होती जा रही है, ज़मीन बंजर होती जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कीटनाशक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साथियों जो आबो हवा वो बिल्कुल ख़राब सी हो गई है। तो कोशिश हमने ज़रूर करनी चाहिए, बेहतरीन हमने जो कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है साथियों ज़रूर ध्यान ज़रूर दे रहे हैं। तो कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों हम हर बार बढ़िया चीज़ लेकर आते हैं और अब की बार जो हम बातचीत ज़रूर लेकर आए हैं, एक तो हम जो चर्चा करेंगे भाई किसान किस तरह करे अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के बारे में, और साथ के साथ आज की नसीहत में हम जो बातचीत लेकर आए खेतों में दीमक की रोकथाम कैसे करें। और भाई एक बढ़िया सी बातचीत भी ज़रूर सुनाओगे जो भाई महाराणा प्रताप बागवानी उद्यान विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर सुरेश मल्होत्रा से बागवानी क्षेत्र के विषय में शिक्षा व रोजगार के अहम विषय पर हमने बातचीत करी। लेकिन साथियों कार्यक्रम की जो शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से हम करते हैं। और भाई आज का जो कृषि प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भाई वो जगह का नाम बताना। वो हरियाणा में भाई कौन सा जिला है जहाँ पर भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? और उस का सही उत्तर भाई SMS के माध्यम से आपको हमारे को 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर भाई केवल SMS के माध्यम से 6:50 से पहले ज़रूर दीजिए। और भाई जो विजेता होगा उसका नाम भी ज़रूर बताओगे और बधाई भी ज़रूर देओगे। और इसी तरह साथियों अब जो बातचीत के अंश ज़रूर सुन लेते हैं। हमने बातचीत ज़रूर करी थी महाराणा प्रताप बागवानी या उद्यान विश्वविद्यालय की जो उपकुलपति है प्रोफेसर सुरेश मल्होत्रा से कि भाई बागवानी क्षेत्र के विषय में शिक्षा व रोजगार के आयाम विषय पर भाई बातचीत करी है। तो भाई किस प्रकार से शिक्षा के आयाम और रोजगार के आयाम हो सकते हैं, तो ये बातचीत के अंश सुनते हैं। कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी जुड़े हैं जो कि उप कुलपति महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल से है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार जी। ये बताइए कि जो महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय किस प्रकार से आयाम स्थापित कर रहा है और क्या अचीवमेंट है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि अक्सर अपने राज्य में फसल विविधीकरण की बात की जाती है। जब भी फसल विविधीकरण की बात आती है तो जो जितनी बागवानी फसलें हैं, उद्यान फसलें हैं, उनका नाम हमारे जहन में आता है। तो इसकी उपयोगिता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बागवानी का विश्वविद्यालय, उद्यान का विश्वविद्यालय अलग से बनाया और करनाल में स्थापित किया। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उस पर जो बागवानी से रिलेटेड जितने विषय हैं उन पर अनुसंधान कार्य हो
और साथ में शिक्षा का कार्यक्रम और साथ में एक्सटेंशन, जो भी टेक्नोलॉजी जनरेट हो वो किसानों तक पहुंचे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि फसल विविधीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बागवानी फसलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं। हमारी हरियाणा की कृषि जलवायु में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को रिसर्च के माध्यम से उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करके और उसको टेक्नोलॉजी की फॉर्म में जनरेट करना और आगे किसानों तक पहुंचाना प्रसार के माध्यम से। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य आ जाता है कि एक मानव संसाधन, जो बागवानी में एक मानव संसाधन की बहुत कमी है, तो एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर जो है वो तैयार हो बन करके, इसलिए इस बागवानी विश्वविद्यालय में बीएससी हॉर्टिकल्चर का 4 वर्ष का एक कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत की है। उसका हमारा पहला बैच अभी जो है निकल भी गया है। इसके अलावा जो मास्टर और पीएचडी डिग्री के प्रोग्राम हैं उनकी भी शुरुआत की गई है, और मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है वो फ्रूट क्रॉप्स में, वेजिटेबल क्रॉप्स में, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केप गार्डनिंग, ये 3 विषयों पर अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। और इन्हीं 3 विषयों में पीएचडी का भी कार्यक्रम है, तो पीएचडी के भी हमारे करीब 1 बैच निकल गया है और एमएससी के भी 3 बैच निकले हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो है जोर दिया जा रहा है, और मैं एक तरह से इसको इस तरह से जोड़ करके कहूँगा कि जितनी भी बागवानी फसलें हैं ये बहुमूल्य फसलें हैं, और इनका जो मूल्य है वो अधिक है औरों के मुकाबले। और जो कि हम बात करते हैं अक्सर कि हम किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाएं, तो ये जो फसलें हैं फसल विविधीकरण में भी फिट होती हैं, साथ में आमदनी अच्छी करनी है तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा विकल्प है। साथ के साथ जो बात देख रहे हैं कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है निकल करके सामने आ रहा है, उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को जो हम कैसे मिटिगेट करें, उसके लिए जो है जो ऐसी फसलें हैं जो क्लाइमेट रिसेलिएंट क्रॉप्स हैं उनको लगाएं। वो बागवानी में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं और उन फसलों का समावेश किया जा सकता है उन प्रोग्राम में। तो इन कुल मिलाकर के जो है ये एक तरह का मैं कहूँगा कि ये जो बागवानी विश्वविद्यालय है अलग अलग हरियाणा की जलवायु में अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान कर रहा है, और हम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के माध्यम से नया मानव संसाधन बना रहे हैं। साथ में जो एक्सटेंशन की एक्टिविटीज है, हमारे पब्लिकेशंस है, उनके माध्यम से जो है जागरूकता लगा रहे हैं कि कैसे बागवानी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो इसमें कौन से कोर्सेज है, थोड़ा कोर्सेज के बारे में? जैसे मैंने कोर्सेज का मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ, जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर का एक प्रोग्राम है 4 साल का, एमएससी हॉर्टिकल्चर और उसके जो विषय है अलग अलग है, एमएससी फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केप गार्डनिंग, ये 2-2 साल का एमएससी का प्रोग्राम है, और 3 साल का पीएचडी का कार्यक्रम है, और वो पीएचडी भी इन 3 विषयों में है। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए जो है कार्यक्रम इस तरह की समावेश किया गया, और जिनका एडमिशन एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के हमारे विद्यार्थी पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसमें अप्लाई कर दें। अभी भी उसकी अंतिम तिथि है, उसमें अप्लाई करें और उसी कॉमन मेरिट के आधार पर जो है हम लोग जो है एडमिशन देते हैं। तो जॉब की बात करें तो आफ्टर ये जो कोर्सेज के बाद किस प्रकार से अभी तक तो हमारे विश्वविद्यालय से जितने भी विद्यार्थी पास करके गए हैं कोई भी बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिला है। करीब मैंने हमारा जो पिछला आंकलन है इसमें करीब 70% जो है वो जॉब में चले गए, और जो बाकी 30% है वो हायर एजुकेशन में गए हैं बच्चे। तो कोई भी अभी तक बेरोजगार नहीं है, इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं आगे जो है, जैसे फूड रोजगार की, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात करें, और चाहे अगर आप बात करें सीड सेक्टर, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री और इनपुट सेक्टर, नर्सरी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल पे हमारे इस यूनिवर्सिटी के 4 जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ समझौते हुए हैं, और वहाँ ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी शुरू हुआ है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, और ब्रूनल यूनिवर्सिटी यूके, और जापान की कोची यूनिवर्सिटी, और एक यूएस की एक इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उनके साथ भी मिलकर के हम लोग जो काम कर रहे हैं। तो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो साथियों, ये बातचीत हमने ज़रूर करी थी ये जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर सुरेश मल्होत्रा से। और भाई देखो, बागवानी के अंदर जब हम बात करते हैं, उद्यान के अंदर हम बात करते हैं, तो साथियों देखो शिक्षा व रोजगार के आयाम तो ज़रूर बढ़ रहे हैं, और भाई कोर्सेज की अभी तारीख ज़रूर रह रही है, और जो युवा इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते तो ये बेहतर आयाम है। क्योंकि साथियों देखो, जब हम खेती बाड़ी करते हैं और इसके गहनता में जब हम जाते हैं और जब एक डिग्री भी लेते हैं, तो वास्तव में साथियों इसके अंदर रोज़गार बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। और अब बातचीत ज़रूर हमने ये सुनाई, और
बात ज़रूर करते हैं साथियों, क्योंकि देखिए जो किसान है उसका भाई वित्तीय प्रबंधन भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन के बगैर भाई कुछ भी नहीं होता। और भाई देखिए कोई भी चीज़ हो उसका जो तरीका हमने ज़रूर बेरा होना चाहिए। और जब हम वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो आज जो चर्चा हम कर रहे हैं इसमें यही है कि किसान कैसे करे अपना बेहतर वित्तीय प्रबंध। देखिए किसान अपना वित्तीय प्रबंध विभिन्न तरीकों से भाई कर सके, जिस तरह भाई एक बजट बनाना, रिकॉर्ड रखना, अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करना और अपने खर्चों को कम करने के तरीके खोजना। इसके अलावा भाई जो किसान है विभिन्न वित्तीय योजना का जो उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह भाई सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भाग लेना या किसान मित्र योजना के तहत मार्गदर्शन प्राप्त करना। और भाई वित्तीय प्रबंधन के लिए कुछ विशिष्ट उपाय की अगर जो हम बात करें, एक तो देखो इसमें बजट बनाना है, जिस तरह एक विस्तृत बजट बनाओ जो आय के खर्चों को सूचीबद्ध करे, अपने आप को जो अपनी वित्तीय स्थिति को समझे भाई और अपनी आय को खर्च करने के जो तरीके को निर्धारित करने में भाई मदद करे। जो चीज़ की जरूरत है भाई वही चीज़ ले, वही ऐसा नहीं भाई पड़ोसिया ने बढ़िया ट्रैक्टर लिया है तो भाई हम भी अपना एक बढ़िया सा ट्रैक्टर लिया हुआ है, ऐसा ना करे। और भाई जो इसी तरह भाई एक जो रिकॉर्ड भी हम ज़रूर रखते हैं भाई, सभी वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड हमें रखने चाहिए, रजिस्टर बनाना चाहिए भाई। आपके जो आय है, खर्च है, ऋण है, ये आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से भाई समझने और जो ट्रैक करने में मदद करता है। इसी तरह भाई अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करने की जब हम बात करते हो तो अपने आय और खर्चों को नियमित रूप से ट्रैक करें। यह आपको अपनी जो वित्तीय स्थिति को समझने और आवश्यक समायोजन करने में भाई मदद करता है। और भाई खर्चों को हमने कम करना चाहिए, अपने खर्चों को कम करने के जो विभिन्न तरीकों पर भाई विचार करना चाहिए भाई, जिस तरह की बिजली की बचत है भाई हम किस तरह कर सकें, सोलर पंप लगा सके भाई, सोलर प्लेट लगा सकते हैं, और पानी की बचत भी हम इसमें कर सकते हैं। और कम लागत वाले जो उत्पादन खरीदना की भी हम बात कर लेते हैं। और आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी इसी चल रही है कि भाई अगर जो पानी की जब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाते हैं, डिजिटलाइजेशन है, फ़ोन के माध्यम से भी ये सारे अटैचमेंट होते हैं। इसी तरह भाई वित्तीय योजनाओं का उपयोग करने की जब हम बात करें तो विभिन्न वित्तीय योजनाओं का उपयोग हम कर सकें, जिस तरह भाई सरकार द्वारा जो चलाई जा रही जो योजनाओं में भाग लेना या फिर किसान मित्र योजना के तहत मार्गदर्शन प्राप्त करना। और एक जो बाहरी संसाधन की तलाश करने की जब हम बात करें, अगर जो भाई जरूरत हो तो भाई बाहरी संसाधनों की तलाश करें, जिस तरह की ऋण है, अनुदान है या फिर अन्य वित्तीय सहायता है। और इसी तरह भाई कृषि वित्तीय मॉडल का विकास करने की जब हम बात करें तो भाई इसमें उपयोग करके अपने व्यवसाय के लिए सर्वोच्चतम निर्णय ले सके हैं। और भाई यह भी जरूरी सा भाई सचेत रहना चाहिए, सलाह लेना चाहिए वित्तीय निर्णयों पर। निर्णय लेने से पहले भाई एक सलाह जरूर लेवे और भाई परिवार के अंदर बातचीत भी करें, और जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी हमने बात करनी चाहिए ताकि वित्तीय निर्णयों पर हम ध्यान देवें। और नियमित रूप से जो समीक्षा भी हमने ज़रूर करनी चाहिए भाई हमें जो इसके नफ़े नुकसान की हम बात ज़रूर मन में बातचीत करते भाई आज जिस चीज़ ले भाई इसका फ़ायदा तो नहीं हुआ, घाटा तो नहीं हुआ, इसमें कुछ इस प्रकार से हमने बातचीत ज़रूर हमने करनी चाहिए। क्योंकि नियमित रूप से भाई अपनी जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए कोई भी चीज़ होती है जब अब हम चाहे घर भी बना हुआ है, चाहे हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसके नफ़े नुकसान की हम ज़रूर बातचीत करते हैं भाई, जो ये चीज़ मैं खरीद कर लाया भाई इससे कितना फ़ायदा रहा होगा, कितना नुकसान रहेगा, इस प्रकार की। और भाई कुछ इसके अलावा जो सुझाव की जब हम बात करते हैं तो भाई अपने कृषि व्यवसाय के लिए भाई एक योजना बनानी चाहिए, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। और वित्तीय प्रबंधन के बारे में अधिक हम भाई जो जानने के लिए भाई संसाधन हमने खोजने चाहिए भाई, जिस तक काम हमारा आसान हुआ है। क्योंकि आजकल यदि हम देखें तो साथियों वो क्या करे भाई, ढूंढने से तो भाई भगवान भी मिल जाते। तो भाई ये तो एक बचत की बात है, तो बचत हम किस प्रकार से कर सकते हैं, एक सूझबूझ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और भाई एक समझ के अनुसार चलने चाहिए। और अपने जो बच्चे भाई जो पढ़े लिखे जो युवा है उनसे भी हमने सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। क्योंकि आजकल भाई ऐसा है भाई हमने इतना नहीं बेरा जितने हमारे बालक ने बेरा मोबाइल के बारे में, ऑनलाइन लेन देन की है। तो भाई जोखिम कई चीज़ों में रहते हैं, उस जोखिम से भी आप बच सकते हैं थोड़ी सी सूझबूझ के साथ। और भाई देखो आजकल तो फोन के ऊपर भाई से फोटो भी खींचे उसमें आ जाते हैं भाई, बगैर नंबर के उसको टच करते भाई सब कुछ पीछे भी उड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी भाई हमारे जो बड़े
किसान बहन भाई है उनको ध्यान रखना चाहिए भाई, जो मोबाइल है उस पर ध्यान रखना चाहिए। अपना OTP हमने कहीं भी शेयर नहीं करना चाहिए, और बैंक मांगते भाई कोई फ़ोन नहीं आता, और भाई सीधे डायरेक्ट आप जा सकते हो। और कई बार कह देते भाई आपका बंद हो जाएगा नंबर, या फिर आधार का जो लिंक है उस पर जो नंबर जान के आपको भाई जो आर्थिक तौर पर हमको नुकसान भी पहुंचा सके। इसलिए भाई ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे ठगों से हमने सचेत रहना चाहिए, और एक समझ के साथ हमने आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी हम भाई वित्तीय प्रबंधन बढ़िया तरीका इसमें कर सकते हैं। और इब साथियों थोड़ी सी बातचीत ज़रूर कर लेते हैं भाई जो मौसम की, भाई मौसम की जो जानकारी दे भाई, अधिकतम 37 और न्यूनतम भाई अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसी तरह साथियों हम आगे की जो बात करें तो भाई जो कल के कार्यक्रम की बात करें तो भाई कल हम कार्यक्रम लाए भाई थारी चिट्ठी मारे गीत। और इसी तरह साथियों जो हम एक जो अगला का जो कार्यक्रम होगा भाई जो 2 तारीख को अन्नदाता सोमवार को, उसमें हम जो जानकारी लेकर आए हैं भाई, इसमें हम करेंगे भाई राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की जानकारी देंगे। और भाई इस माह के कृषि कार्यक्रम, क्योंकि भाई महीने के जो पहले दिन का जो कार्यक्रम होता है भाई इस महीने हमने क्या क्या तैयारियां करनी है, खेत कल्याण की है और फसल की है, वो सारी जानकारियां हम इस माह के कृषि कार्यक्रम में ज़रूर देते हैं। और ये तो बातचीत करी थी भाई हमने जो ये किसान किस तरह कर अपना बेहतर वित्तीय प्रबंध, और एक बातचीत भी ज़रूर सुनाई आयाम की, शिक्षा और रोजगार की। और भाई घनी देर के इंतज़ार ज़रूर करें हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई, एक रागणी भी ज़रूर सुनाते। और उसके बाद जो आज का कृषि प्रश्न है उसको भी ज़रूर लेगो भाई, जो उन्होंने SMS भाई ना करा वो ज़रूर करे। प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी जो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, उस ज़िले का आपको नाम बताना है 9466021336 पर। तो सुनते हैं ये रागणी। राम रमी तेरी सर माथे पे चुकर पागी राही तने 12 साल में आज आन के चुकर शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सर माथे पे चुकर पागी राही तने 12 साल में आज आन के चुकर शान दिखाई तने। हाँ महल दुहागी दिया तने में नेम धर्म पे डटे गई, मद जोबन की तेरी मेरी सस्ते भाव में लुटे गई। सच्चे मन से नाम आपका रोज पियाजी रचे गई, शुभ कर्मों में नीत रही मैं ते बुरे कर्म के हटे गई, बुरे कर्म के हटे गई। कितने दिन में क्यों कर आ गया, कितने दिन में क्यों कर आ गया, कि चाही नहीं लुगाई तने 12 साल में आज आए के चुकर शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सर माथे पे चुकर पागी रही तने 12 साल में आज आए के चुकर शान दिखाई तने। कहने लगी अंजना कि हे साजन आपको क्या पता कि मैं 11 साल कैसे कैसे करके बिताए हैं। मेरी तो आपके बिना वो ही हालत थी जैसे कि कोई प्यासा पानी के बिना तरसता रहता है। तेरे बिना ये सब महल मुझे एक घेरे के समान लगते थे। और फिर के बोली हाँ सो मन के ख्याल जिगर में रोज डोलते दिखे थे। माता के लिखे लेख भी गांठ तोलते दिखे थे। बोझ बार कर्मा का जितना वेद खोलते दिखे थे। तेरे बिना इन महला के मन भूत बोलते दिखे थे।
सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने राम रवि तेरे दरवाजे पे शुक्र भाग रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने। ऋषि मुनि सन्यासी योगी माया में गर्भा पे रहे भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों मिलकर ताप कहें पतिव्रता के बारे में तो कथा महात्मा आप कहें जति पुरुष ने सती वीर के छोड़न का भी पाप कहें छोड़न का भी पाप है कि कामदेव ने नहीं सताया कामदेव ने नहीं सताया शुक्र करी समाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद खाई तने राम रवि तेरे दरवाजे पे शुक्र भाग रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद खाई तने। पतिदेव आखिर मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने जो 12 साल का दुहाग महल दिया है तो मेरे किस गुनाह पर इस सुहाग महल में शेर भर आटा जौ का खाने के लिए पहनने के लिए ये फटे पुराने कपड़े और तीज त्योहारों का के वर्णन करा। हाँ महल दुहागी दिया तने में वेद तेरा कुछ पाया ना तीज त्योहार चले गए सुखे कुछ भी खेल खाया ना जौ का आटा शेर मिले था और मिली धन माया ना महल दुहागी के दौरे तू जाट मेहर सिंह आया ना जाट मेहर सिंह आया ना लक्ष्मी चंद मेरा गल घोचा से लक्ष्मी चंद मेरा गल घोचा से और के करीब बजाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने राम रवि तेरे दरवाजे पे शुक्र भाग रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने। तो साथियों ये तो हमने रागनी सुनी और रागनी के बाद हम जो चर्चा ज़रूर हम लेकर आए साथी ये कि हम जो खेतों में दीमक की रोकथाम किस तरह करें। आज की नसीहत के दौरान हम बात करेंगे खेतों में दीमक की रोकथाम किस तरह करें। देखो साथियों जो खेतों में दीमक से बचाव के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए, खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें और कच्चा गोबर इस्तेमाल ना करें। बीजों को बिवेरिया बेसियाना फंगस नाशी से उपचारित करें और दीमक को नियंत्रण करने के लिए भाई रासायनिक उपाय भी है जिस तरह भाई क्लोरोपायरीफॉस का उपयोग करना चाहिए। और विस्तारित अगर जो हम बात करें तो भाई दीमक की एक तो रोकथाम देखो इसमें गर्मियों में खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई भी करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो भाई इसमें खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए क्योंकि भाई दीमक खरपतवारों में पनपते हैं। और भाई कच्चा गोबर तक कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि कच्चे गोबर में दीमक के लिए भाई प्रिय भोजन है, इसलिए इसका उपयोग भाई ना करें, इसका बंद कर दे। और बीजों का जो उपचार की बात करें तो बीजों को बिवेरिया बेसियाना फंगस नाशी जो दवाई से उपचारित जरूर करना चाहिए। और रासायनिक उपाय की बात करें तो भाई दीमक को नियंत्रण करने के लिए जो क्लोरोफेरिफॉस का जो उपयोग हमने ज़रूर करना चाहिए। इस तरह भाई हमें अगर जो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो भाई जो दीमक है उसका हम रोकथाम ज़रूर कर सकते हैं। और इसी तरह साथियों राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की जानकारी भी ज़रूर हम आपको ज़रूर दे देते हैं। जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन है जो भाई ये राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में
मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देना और विकसित करना है। इस तरह भाई मधुमक्खी पालन को सहायता देने और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और रणनीतियाँ भाई शामिल की जाती है, जिसमें NBHM बोल देते हैं, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मिशन शहद। और भाई जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देवे तो भाई देखो, इसमें वैसे उनकी आय बढ़ाने में सहायता करता है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना भाई इसका उद्देश्य है। और शहद उद्योग के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि भी भाई ये ज़रूर बोर्ड करता है। और जब इसकी बात करें तो भाई KVIC द्वारा MSME के तहत वर्ष 2017 से 18 के दौरान भाई हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसे किसानों को आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करने और मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भाई क्रियान्वित किया जा रहा है। और लाभार्थी और मधुमक्खी पालन भाई जो बक्से जीवित मधुमक्खी कॉलोनियाँ टूल किट और परीक्षण प्रदान इसमें हम करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से भाई इस क्षेत्र में जो युवा है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि भाई शायद ऐसी चीज़ है भाई जो दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है और घर के लिए भी बढ़िया रहता है। और जो असली जो शहद है साथियों वो भाई मिलना मुश्किल होता है, और जब इस रोज़गार में अगर जो जाओ तो भाई असली भी मिलेगा और भाई लोग जो दाम देने को भी तैयार है, जो आप उचित दाम जो मांगोगे। और अब बात ज़रूर कर लेते भाई आज का कृषि प्रश्न, भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, और इसका भाई सही उत्तर है करनाल। भाई GT रोड बेल्ट जो है भाई करनाल जिला है और ये यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और इसका जो सही उत्तर भाई हमारे पास 2 आज सही उत्तर आए हैं, और जिनके नाम भाई ये सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र से ही है। और इनमें साथियों इनके जो नाम है भाई मनोज, रेखा और धर्मपाल और भाई प्यारे बच्चे। और इसी प्रकार भाई एक और नाम ज़रूर है गांव जगुड़ी से, यमुनानगर से, और रणधीर सिंह वागड़, मेजो देवी और परिवार के सभी सदस्य। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अब बातचीत ज़रूर कर लेते हैं भाई एक महत्वपूर्ण जानकारी की भी। भाई PIB ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सारी जानकारियाँ इस पर ले सकते हैं। इसी तरह भाई किसान कॉल सेंटर नंबर है 1551, भाई ये फ्री में नंबर है और भाई कुछ पैसे भी नहीं लगते। और भाई घर बैठे आप महत्वपूर्ण जो जानकारी है खेती से संबंधित वो सभी ले सकते हैं। तो साथियों देखिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहिए हमने। और क्योंकि इस पर जो हम फ़ायदा उठाएंगे तो साथियों वास्तव में सरकार भी ये चाहती है कि भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, और उनके लिए भाई महत्वपूर्ण योजनाएँ भी ज़रूर आती है और चर्चाएं भी जरूर रहती है और लोग भाग भी लेते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों कार्यक्रम आज किसानवाणी के अंक में इतना ही, और एक उम्मीद करते भाई जो हमने जो चर्चाएं करी आप अपने जो पड़ोस में जो बहन भाई है, प्रगतिशील किसान बहन भाई है, उनके साथ शेयर भी करें, क्योंकि साथियों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और एक इन जब चर्चा होती है इन विषयों पर तो भाई उसका रिजल्ट बेहतर ज़रूर होता है। तो आज के कार्यक्रम किसानवाणी के अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।